हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने नीट 2024 में जो क्वेश्चन बायोलॉजी का पूछा गया है बॉटनी वाला सेक्शन से, उसके बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस ये नीट में पूछा जाता है, कैसे एनसीईआरटी से ये नीट में क्वेश्चंस को लिया जाता है। तो हम लोग 4 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं जहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। आज भी हम लोग उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। इसको पूरा पूरा जो है वीडियो को देखिए और खूब एंजॉय कीजिए, मज़ा आएगा। तो देखिए क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 100 किससे 123 से। जो क्वेश्चन नंबर 123 है ये बेसिकली क्लास 12th का क्वेश्चन है और क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है जेनेटिक्स का, जिसको जेनेटिक्स 1 भी कहते हैं। इस चैप्टर में 3 पार्ट है बेसिकली, एक मेंडल वाला पार्ट है, एक पोस्ट मेंडल वाला पार्ट है और एक जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके बारे में। तो यहाँ जो क्वेश्चंस में पूछा है, क्वेश्चंस को देखिए, ध्यान से पढ़िए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करता है? तो बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखो मेंडल्स का अलग अलग नियम आया था। जो मेंडल साहब है, देखो मेंडल, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने गार्डन पीपे, जिसको पाइसम सटाइवम कहते हैं, इस पाइसम सटाइवम में लगभग 7 साल एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने क्या किया? तो 3 लॉ को दिया। पहला जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, दूसरा जो लॉ आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं और तीसरा जो आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन किस पे दिया है? लॉ ऑफ डोमिनेंस पे। जो मेंडल लॉ है, या इसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, जो मेंडल का प्रिंसिपल है, मेंडल लॉ बोला जाता है या मेंडल प्रिंसिपल कहते हैं। तो जो मेंडल प्रिंसिपल है इसमें पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके बारे में पूछा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। देखिए सेकंड जो इसका नियम है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, ये दूसरा नियम था, पहला नियम है। और तीसरा जो मेंडल का नियम है, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ये मेंडल का 3 नियम था, है ना। और 3 मेंडल ने नियम दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये बेसिकली, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों कौन से क्रॉस से? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मेंडल साहब ने समझाया था पी प्लांट में। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डाई हाइब्रिड क्रॉस करके, डाई हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाया। तो यहाँ जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में पूछा किसके बारे में है? इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। जो पहला वाला नियम है, इसी पहले वाले नियम के बारे में यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस पूछा है। तो कहता है, क्या कहता है? बेसिस ऑफ, उसके बेसिस पे देखिए। तो कहता है कि आउट ऑफ वन पेयर पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसिसिव। तो देखिए किसको 1 पेयर ऑफ फैक्टर्स कहते हैं। अगर आप 1 पेयर ऑफ फैक्टर्स का बात करें, देखो 1 पेयर ऑफ फैक्टर्स, तो 1 पेयर ऑफ फैक्टर्स में अगर बात करें तो जैसे हम लोग ये क्रोमोसोम बनाया, एक मम्मी का क्रोमोसोम हुआ, ये पापा का क्रोमोसोम हुआ। ये मम्मी और पापा का क्रोमोसोम एक पेयर है।
दोनों में क्या होगा, दोनों में फैक्टर्स होगा। सपोज यहाँ पे आर हो गया और यहाँ पर स्मॉल आर हो गया, तो इसको हम लोग पेयर ऑफ क्या कहेंगे, ये पेयर ऑफ फैक्टर्स होगा, ये पेयर ऑफ फैक्टर हो गया। इस पेयर ऑफ फैक्टर्स को आप देखें तो इस पेयर ऑफ फैक्टर्स में क्या हो गया, ये कैपिटल है तो इसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, जो कैपिटल है उसको डोमिनेंट कहते हैं, और जो स्मॉल है उसको हम लोग रेसेसिव कहते हैं। तो एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रेसेसिव होता है, ये पेयर ऑफ फैक्टर। देखिए अगर क्वेश्चंस में पहला ऑप्शन नंबर क्या है, तो कहता है कि फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर्स है इस फैक्टर्स में ये क्या कहता है, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव। ये बात क्या है, करेक्ट है, सही बात होता है। और ये जो हम लोगों ने बनाया, क्या बनाया, ये जो बनाया ये बेसिकली किसका है, ये बेसिकली हेट्रोजाइगस है। ये हेट्रोजाइगस में ऐसा होता है, लेकिन अगर होमोजाइगस होता तो होमोजाइगस में या तो दोनों डोमिनेंट होता है या दोनों क्या होता है, रेसेसिव। लेकिन हेट्रोजाइगस में एक डोमिनेंट होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों, रेसेसिव होता है। इस बात को याद रखना। अब देखें हम लोग अगर बात करें, अगर इसका देखो क्या कहता है, दूसरा नंबर ऑप्शन नंबर बी कहता है कि एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन। देखिए किसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, अगर आप एक्सप्रेशन को देखिए कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी फैक्टर्स है, एलील का मतलब क्या होता है, जो एलील है एलील का मतलब होता है पेयर ऑफ फैक्टर होता है। एलील का मतलब पेयर ऑफ फैक्टर्स है, ये एक्सप्रेस्ड करेगा, और एक्सप्रेस्ड होने का मतलब इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा जो इसमें नाम आता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। देखो प्यारे बच्चों, एक क्या होगा, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा और दूसरा ट्रांसलेशन होगा। देखो जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। और जो ट्रांसलेशन है इससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन से, यानी कोई भी एलील होगा, कोई भी फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन होगा, ये जो हेटेरोजाइगस इसका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। तो एक्सप्रेशन से क्या देगा, एक्सप्रेशन से प्रोटीन बनेगा। अब इस प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा, और इसी एंजाइम से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। जब मेटाबॉलिज्म होगा तो इस मेटाबॉलिज्म से ये क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं इस मेटाबॉलिज्म से ये क्या बनेगा, फिनोटाइप आएगा, कोई ना कोई फिनोटाइप इससे क्या होगा, एक्सप्रेस्ड होगा। क्लियर है बच्चों। तो क्या होता है, जो एलील होता है, पेयर ऑफ फैक्टर्स होता है, ये एक्सप्रेस करता है, और एक्सप्रेस करने के बाद अपना एक फिनोटाइप को देता है। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखें, क्या कहता है, डू नॉट शो, गलत बात है। क्या कहता है कि डू नॉट शो, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये शो करता है। डू नॉट शो एक्सप्रेशन एंड बोथ द करेक्टर appear as such in F2 generation। कहता है कि एल डू नॉट तो एनी एक्सप्रेशन, गलत बात है, दोनों एक्सप्रेस करता है, और एक्सप्रेस करने के बाद ये करेक्टर F2 जनरेशन। तो समझो किसको हम लोग F2 जनरेशन कहते हैं। जैसे मान ली कि ये क्या हो गया, ये टॉल हो गया, टॉल है, किससे क्रॉस करवाया, देखो ड्वार्फ से क्रॉस करवाया, ये ड्वार्फ से क्रॉस करवाया। टॉल के लिए क्या हो गया, ये जो टॉल है, टॉल के लिए कैपिटल टी हो गया। सपोज ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी हो गया। इससे गैमेट बना, कैपिटल टी हुआ, इससे गैमेट बना, स्मॉल टी हुआ, दोनों मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम लोग F1 कहते हैं।
अब इसको सेल्फिंग कराइए। क्या कराएंगे इसको? सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है F1 को किससे? F1 से क्रॉस कराना है। जब F1 को F1 से क्रॉस करवाना है तो देखो F1 को F1 से क्रॉस कराना है, कैपिटल टी स्मॉल टी को, कैपिटल टी स्मॉल टी को, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, ये दोनों मिलेगा कैपिटल टी, यहाँ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये मिलेगा स्मॉल टी। तो देखो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये टॉल हो गए और ये क्या होगा? ड्वार्फ होगा। समझो बात, ये सारे क्या हो गया? टॉल हो गए और ये क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। तो देखो ये कौन सा जनरेशन हुआ? ये F2 जनरेशन हुआ। तो F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल करेक्टर आया, टॉल भी आया, ये भी पेरेंटल है और ये भी क्या है? ड्वार्फ भी पेरेंटल है। लेकिन ये कितना परसेंट? 25%, और ये कितना आया? 75%। तो देखो क्वेश्चंस में क्या है? क्वेश्चंस में दिया है, क्या क्वेश्चंस में दिया है? ये कहता है कि डू नॉट शो एक्सप्रेशन एंड क्या कहता है? बोथ द करेक्टर अपेयर एज सच इन F2 जनरेशन। तो बिना एक्सप्रेशन का थोड़ा रहेगा, एक्सप्रेशन होने के बाद होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका क्या है? बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात नहीं कह रहा है। देखिए दूसरा ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट। देखे दो तरह का प्लांट होता है। इस तरह का प्लांट है। अगर हम लोग प्लांट का बात करें, देखो प्लांट का, ये जो प्लांट्स है ये दो तरह का प्लांट होगा। एक हैप्लॉइड प्लांट होगा, हैप्लॉइड प्लांट है ना, हैप्लॉइड प्लांट। तो हैप्लॉइड प्लांट में सिर्फ N होगा, और दूसरा ये डिप्लॉयड प्लांट होता है, और इस डिप्लॉयड प्लांट में ये हमेशा क्या होगा? ये 2N होगा। तो 2N कहने का मतलब क्या? 2 सेट, ये N और N हुआ तब ना 2N हुआ। ये N किसका हो गया? मदर का, और एक N किसका हो गया? एक N फादर का हो गया। अगर इसी बात को दिखाना हो क्रोमोसोम के टर्म में तो किस तरह से हम लोग दिखाते? ये इस तरह से क्रोमोसोम बनाया, ये इस तरह से क्रोमोसोम बनाया, ये मम्मी का क्रोमोसोम हुआ, ये पापा का क्रोमोसोम हुआ। यहाँ पे कोई भी फैक्टर है, सपोज T और स्मॉल t है, तो ये क्या हो गया? पेयर ऑफ फैक्टर हो गया। ये क्या हो गया? पेयर ऑफ फैक्टर्स हो गए बच्चों। क्या हो गया? ये पेयर ऑफ फैक्टर्स। समझो बात, इसी पेयर ऑफ फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलील कहते हैं। तो अब क्वेश्चंस को देखिए, क्या क्वेश्चंस को कहता है? यहाँ पे क्या कहता है? फैक्टर अकर्स इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट। कि जो नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट होता है ये हमेशा, ये फैक्टर्स कैसे होता है? पेयर्स में होते हैं। देखिए ये हमेशा फैक्टर किस में होगा? पेयर्स में होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। देखो द डिस्क्रीट यूनिट, कौन सा यूनिट? डिस्क्रीट यूनिट। समझना है कि किसको डिस्क्रीट यूनिट कहते हैं, वर्ड है। देखो डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट को हम लोग फैक्टर कहते हैं। इसी फैक्टर्स को डिस्क्रीट यूनिट कहा जाता है। तो कहता है जो डिस्क्रीट यूनिट है, कौन सा यूनिट? डिस्क्रीट यूनिट है ना, कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। जो डिस्क्रीट यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो डिस्क्रीट यूनिट है, इस डिस्क्रीट यूनिट को हम लोग फैक्टर कहते हैं। और फैक्टर क्या करता है? देखो इच फैक्टर, प्रत्येक फैक्टर ये क्या करता है? फैक्टर्स कंट्रोल, किसको कंट्रोल करेगा? कंट्रोल ये करेक्टर्स। प्रत्येक फैक्टर जो है ये करेक्टर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। याद रखना बच्चों, प्रत्येक फैक्टर्स किसको कंट्रोल करता है? एक करेक्टर्स को कंट्रोल करता है। डिस्क्रीट यूनिट है, फैक्टर्स कहते हैं, और उसको कंट्रोल करता है किसको? करेक्टर को, जिसको तो कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या है? तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कंट्रोल कर पार्टिकुलर करेक्टर। तो जैसे पार्टिकुलर करेक्टर कहने का मतलब, अगर हम लोग ये देखा, देखो फैक्टर क्या लिखा? T लिखा। तो T किसको? ये जो T है टॉल को,
अगर हम लोग इसी में किसको लिखते हैं, अगर इसी में ये बनाया और इसमें हम लोगों ने किसको लिखा, देखो इसमें हम लोग ये सपोज किसको दिया, आर को दिया, तो आर ये फैक्टर है, ये अलग कंट्रोल करेगा। तो देखिए ये भी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी भी करेक्ट हुआ। ये बात समझे, डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर्स को कहते हैं और कहता पार्टिकुलर करेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वन ये मेंडल साहब ने ये बात लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा था। फिर देखे ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कहता है, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझना है कौन सा क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि किसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये किसको, दो तरह का क्रॉस है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चूज किया था, उस सातों कैरेक्टर्स में किसी 2 कैरेक्टर के बीच जो क्रॉस होता है उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो कहता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मान ली कि राउंड है, देखो राउंड को इससे क्रॉस करवा रहे हैं हम लोग, ये राउंड को ये व्रिंकल्ड के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। तो राउंड के लिए क्या होगा, ये जो राउंड है इसके लिए कैपिटल आर हो गया, व्रिंकल के लिए स्मॉल आर हुआ। ये गैमेट बनेगा कैपिटल आर होगा, ये गैमेट बनेगा स्मॉल आर होगा, दोनों मिलेगा कैपिटल आर क्या होगा स्मॉल आर। ये F1 ये क्या हो गया हाइब्रिड, और ये हाइब्रिड में कैसा हाइब्रिड होगा, इसका अगर फिनोटाइप का बात किया जाए तो इसका फिनोटाइप राउंड होगा। क्लियर है। अब कहता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा जनरेशन, F1 जनरेशन, तो F1 राउंड आया, ये ओनली क्या हो गया, 1 पेरेंटल करेक्टर, कौन सा 1 पेरेंटल करेक्टर्स, सिर्फ एक ही पेरेंटल करेक्टर्स इसमें अपीयर हुए, दोनों पेरेंटल करेक्टर इसमें नहीं आया। तो अब अगर हम लोग बात किसका करते हैं, अगर सेल्फिंग कराते हैं, देखो बच्चों क्या कराएंगे इसको, अगर हम लोग सेल्फिंग कराएंगे, देखो सेल्फिंग अगर होगा, सेल्फिंग का मतलब F1 को किससे, देखो F1 को F1 के साथ, यानी राउंड को किसके साथ, राउंड के साथ। जब राउंड को राउंड के साथ करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, ये कैपिटल आर और ये फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर ये स्मॉल आर। देखिए सब क्या हो गया, राउंड हो गया, और ये अकेला क्या होगा, ये व्रिंकल होगा। तो दोनों पेरेंटल करेक्टर, देखो ये दोनों पेरेंटल करेक्टर किस में आया, F2 जनरेशन में आया। लेकिन F1 में ये जो F1 है यहाँ पर मात्र एक ही पेरेंटल करेक्टर क्या हुए, अपीयर हुए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को क्या ऑप्शन नंबर ए कहता है, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन किसका, पेरेंटल करेक्टर फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन, है ना, करेक्टर फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए ये बात क्या है, करेक्ट है। तो देखो ACDE ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था जेनेटिक्स से, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, है ना, समझने का फेरा था। एक चैप्टर जो NCERT में पेज है वहाँ पर ये सारा मेंशन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है वो क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 124। जो क्वेश्चन नंबर 124 है उसमें हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 124 कि किसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 को अगर ध्यान से देखिए तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 124 ये बेसिकली क्या है, ये 11th वाला NCERT से पूछा है। 11th में कौन सा चैप्टर है, तो एक चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसी चैप्टर से सारा क्वेश्चंस को क्या किया, उठाया है। यहाँ पर कहता है लिस्ट दिया हुआ है, एक लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, दोनों को क्या कराना है, मैच कराना है। देखिए पहला आया है कौन सा, न्यूक्लियोलस। समझना है कि किसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस है ये बात यूकैरियोटिक सेल का है,
प्रोकैरियोटिक सेल का बात नहीं हो रहा है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर आप सेल को देखें कि ये सेल बनाया तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर याद रखना बच्चों, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस है। ये किसके अंदर है? ये हमेशा ये न्यूक्लियोप्लाज्म में, देखिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। तो देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है सिंथेसिस ऑफ, देखो किसका सिंथेसिस करता है? तो याद रखना सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। तो आरआरएनए से क्या बनता है? तो राइबोसोम का ये क्या करता है? फॉर्मेशन। सब लोग जानते हो कि राइबोसोम जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम को आरएनपी कहा जाता है। आरएनपी का मतलब राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है। राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल यानी आरआरएनए और प्रोटीन से ये क्या होता है? देखिए किसका बना होगा? एक होगा इसमें आरएनए और प्लस इसमें दूसरा जो चीज़ आता है जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। ये दोनों चीज़ से क्या होता है? बनाता है। ये जो न्यूक्लियोलस है, देखो ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस को हम लोग क्या कहते हैं? देखो राइबोसोमल फैक्ट्री कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियोलस है इसको हम लोग राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। तो देखो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए साइट 4 क्या है? एक्टिव राइबोसोमल। ये साइट ऑफ क्या है? तो हम लोग कहते हैं एक्टिव। ये साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल किसका? तो देखो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो देखो ये न्यूक्लियोलस क्या होगा? साइट 4। इसका साइट हो गया एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, जिसको हम लोग आरएनए कहते हैं। इसका हो गया। देखिए दूसरा है सेंट्रियोल्स, कि किसको हम लोग सेंट्रियोल्स कहते हैं। देखो नेक्स्ट है ये सेंट्रियोल्स, कि आखिर किसको हम लोग सेंट्रियोल्स कहते हैं, है ना। तो देखो सेंट्रियोल्स को देखते हैं कि किसको आखिर सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो ये सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल्स किस में प्रेजेंट होता है? देखो प्रेजेंट ओनली एनिमल्स में, एनिमल सेल में एंड फ्यू लोअर प्लांट और ऐसा प्लांट, लोअर प्लांट में ऐसा प्लांट जहाँ पर किसका फॉर्मेशन? फ्लैजिला का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए फ्लैजिला एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहाँ पर फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। जिस प्लांट में वहाँ पर ये सेंट्रियोल्स क्या होगा? पाया जाएगा। देखो सेंट्रियोल्स बेसिकली क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं जो सेंट्रियोल्स है ये मेम्ब्रेन लेस क्या है? ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। ये हमेशा कहाँ पे पाया जाता है? ये नियर टू न्यूक्लियस होता है। देखो इसका काम क्या होता है? ये प्रोड्यूस करता है, इसको प्रोड्यूस करेगा स्पिंडल फाइबर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल फाइबर्स। कब स्पिंडल फाइबर्स? तो ड्यूरिंग जब सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है, उस वक्त एनिमल सेल में सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। क्लियर। तो ये आपका सेंट्रोसोम को अगर देखे तो इस तरह से सेंट्रियोसोम होता है। ये 2 होता है हमेशा, ये 2 होता है जिसको हम लोग देखिए ये क्या होता है? 2 होता है जिसको हम लोग डिप्लोसोम कहते हैं। ये डिप्लोसोम होता है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग डिप्लोसोम हमेशा न्यूक्लियस के करीब होता है। और ये क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट यानी ये डुप्लीकेट होगा। रेप्लिकेट इन एस्फेज ऑफ सेल साइकिल। एस्फेज ऑफ सेल साइकिल में ये क्या करता है? डुप्लीकेट करता है, यानी एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल्स, और ये
मान लें कि सेल साइकिल जब पढ़ेंगे हम लोग, तो सेल साइकिल में क्या होगा, तो इस तरह से यहाँ पर एक सेंट्रियोल्स होगा और यहाँ पर भी एक सेंट्रियोल्स होगा, और इसी सेंट्रियोल से ये स्पिंडल फाइबर का क्या होगा, ये इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। तो देखिए क्वेश्चंस को क्या है, तो कहता है सेंट्रियोल्स ये क्या करता है, तो हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन लाइक किसके तरह, कार्टविल स्ट्रक्चर। समझिए कि किसको कार्टविल स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो इस तरह से अगर हम लोग सेंट्रियोल्स को देखें, देखो सेंट्रियोल किसका बना हुआ है, जब भी अगर सेंट्रियोल्स को देखिएगा, देखो सेंट्रियोल्स को, तो सेंट्रियोल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। देखो ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन क्या बना होता है, प्रोटीन का ये बना होता है। और इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट कैसा होता है, तो याद रखना अरेंजमेंट 9+0 होता है। 9 पेरीफेरल, 9 कहाँ पे होगा, पेरीफेरल, पेरीफेरल रीजन में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल कहते हैं। इसको हम लोग ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल्स कहा जाता है। ये ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल्स होता है, और सेंट्रल में क्या होता है, इसके सेंटर में हब प्रोटीन होता है। सेंटर में हब, देखिए इसके अरेंजमेंट को, इस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा। देखो इस तरह से हम लोग इसका अरेंजमेंट करते हैं। देखो ए बी और सी, देखो ए बी सी हो गया, ए बी सी 2 हो गया, ए बी सी 3 हो गया, ए बी सी ये क्या हो गया 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया। ये इस तरह से 9 ट्रिपलेट ऑफ क्या है, इसको हम लोग ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल्स कहते हैं। ये ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल्स है। अब ये जो ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल्स है ये कनेक्टेड होता है, देखो किससे, ए वाला हमेशा सी से ये कनेक्टेड होता है। ए हमेशा सी से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ए हमेशा किससे कनेक्टेड होगा, ए हमेशा ये सी से कनेक्टेड होगा। जैसे ए हुआ, बी हो गया, सी हो गया, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, ए है, बी है, सी है, ए है, बी और सी है, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और ये क्या है, सी है। हमेशा एक इससे सी से, एक इससे सी से कनेक्टेड होता है, तो इसको हम लोग लिंकर प्रोटीन कहते हैं। इसको हम लोग लिंकर प्रोटीन कहा जाता है। अब इसके बीच में देखो, इसके बीच में इस तरह से प्रोटीन होता है। देखो इसके बीच में ये प्रोटीन होगा, इसको हम लोग हब प्रोटीन कहते हैं। इसके बीच में जो प्रोटीन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके बीच में ये प्रोटीन है और इसको हम लोग हब प्रोटीन कहते हैं। देखो इसको कौन सा प्रोटीन कहा जाता है, इसको हम लोग हब प्रोटीन। अब ये जो हब प्रोटीन है ये कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्टेड होता है, देखो ये कनेक्टेड है, हब प्रोटीन इस तरह से ये कनेक्टेड है, और इसको रेडियल स्पॉक कहते हैं। ये रेडियल, ये क्या हो गया, ये रेडियल स्पॉक हो गया। इस रेडियल स्पॉक से ये आपस में क्या होता है, कनेक्टेड, और इसके चारों तरफ एक अमरफस प्रोटीन होता है। इसके चारों तरफ अमरफस प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग, ये अमरफस प्रोटीन है जिसको हम लोग मैस्यूल्स कहते हैं, जिसको हम लोग मैस्यूल्स कहा जाता है। तो देखो मैस्यूल से ये जस्ट लाइक किसके तरह होता है, जैसे अगर बैलगाड़ी आपने देखा होगा गांव देहात में, तो जो बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसी पहिया के तरह ये क्या होता है, स्ट्रक्चर, इसको हम लोग हब प्रोटीन कहते हैं। देखो ये कौन सा प्रोटीन, हब प्रोटीन है, बीच में ये हब प्रोटीन। तो जस्ट लाइक कार्टविल है, तो इसको हम लोग कार्टविल स्ट्रक्चर, फिगर क्या हो गया,
इसका अगर फिगर को देखें तो फिगर हो गया कार्टव्हील, कार्ट व्हील यानी लकड़ी के पहिया के तरह। तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्या है क्वेश्चन, तो देखो क्या कहता है कि ये जो है सेंट्रियोल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा, कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन। देखो ल्यूकोप्लास्ट, कौन सा प्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये किसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूको ल्यूकोप्लास्ट। तो ये ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली किसका पार्ट है, देखो प्लास्टिड होता है, सब लोग जानते हैं ये प्लांट के सेल में होता है जिसको प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड में एक आता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो आता है जिसको हम लोग क्रोमो क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा जो आता है जिसको हम लोग लीकोप्लास्ट कहते हैं। तो ये अलग अलग क्या है, प्लास्टिड का टाइप्स है, ये सब अलग अलग प्लास्टिड का टाइप्स है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल्स होगा, ये ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, और इसको हम लोग कलर प्लास्टिड कहते हैं। ये कलर्ड क्या होगा, कलर प्लास्टिड होगा, जिसमें क्लोरोफिल के अलावा अदर चीज होगा, कलर प्लास्टिड कहा जाता है। और देखो ल्यूकोप्लास्ट ये स्टोरेज ऑफ क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल का क्या करता है, स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो आप फूड मटेरियल्स में अगर देखें, अगर इसमें किसको, स्टार्च को स्टोर किया, स्टार्च को, तो इसको हम लोग अमाइलोप्लास्ट कहते हैं, अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। अगर प्रोटीन को किया, प्रोटीन को किया, तो उसको हम लोग देखो क्या बोलते हैं, एलिरो एलिरोप्लास्ट कहते हैं। और अगर किसको, लिपिड्स को किया, तो उसको हम लोग देखो ओलियोप्लास्ट कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह का ये क्या हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। कितने तरह का ल्यूकोप्लास्ट हो गया, इस ल्यूकोप्लास्ट में एक हो गया अमाइलोप्लास्ट, एक हो गया एलिरोप्लास्ट, और एक हो गया कौन सा, ओलियोप्लास्ट। तो देखिए क्वेश्चंस को, क्या क्वेश्चन, तो ल्यूकोप्लास्ट ये किसके लिए होगा, तो ल्यूकोप्लास्ट होगा ये स्टोरेज ऑफ क्या होगा, तो देखो स्टोरिंग न्यूट्रिएंट। तो कौन सा न्यूट्रिएंट, तो ये फूड मटेरियल को ये क्या करेगा, जितना भी फूड मटेरियल है इसी फूड मटेरियल को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। देखिए एक है गोल्जी अपरेटस, ये क्या है, गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस को अगर देखें आप, इस तरह से गोल्जी बॉडी होता है, सब लोग जानते हो, इस तरह से ये गोल्गी बॉडी होता है, ये गोल्गी बॉडी है जिसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, ये सिस्टर्नी हो गया। और नीचे में इस तरह से आता है जिसको हम लोग गोल्गी वेसाइकल्स कहते हैं, गोल्गी वेसाइकल्स कहा जाता है। ये गोल्गी वेसाइकल्स है और ये सिस्टर्नी है। तो ये करता क्या है, तो ये बेसिकली ये सिंथेसिस करता है, किसका बहुत सारा काम है ये सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस, तो देखो ग्लाइकोलिपिड्स। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में अगर देखें, क्वेश्चंस में क्या है, साइट ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। तो किसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, देखो ये ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स कहा किसको जाता है, तो देखो लिपिड्स प्लस कौन सा, कार्बोहाइड्रेट्स, उसी को हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। और इसका सिंथेसिस किस में होता है, गोल्गी बॉडी में होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, बायोमोलिक, तो इसका क्या होगा, इसका सीधे ये 1 होगा। तो देखो ए का कितना हो गया 3, बी का कौन सा होगा 1, सी का कौन सा हो गया 4, डी का हो गया 1। तो देखो आंसर कितना हो गया 1 हो गया। तो ये आपका सेल बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसी का ये क्या था क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, क्या
देखो नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चंस नंबर 125। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 125 है, ये बेसिकली क्लास 12 का क्वेश्चन है। 12 का क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। देखो इस क्वेश्चंस में कहता क्या है, पहला दिया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो करेक्ट और इनकरेक्ट का बहुत सारा लोचा रहता है। तो फ्लावर ऑफ वेलिसिनेरिया, तो वेलिसिनेरिया कैसा प्लांट है? ये वाटर वाला प्लांट है, यानी इसको हम लोग एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। कतार कलरफुल, तो कलरफुल होता है क्या? नहीं, नॉट। ये कलरफुल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर में है ना, पोलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। जब पोलिनेशन वाटर के थ्रू होता है तो कभी भी ये कलरफुल नहीं होता है। अब प्रोड्यूस नेक्टर, ये भी बात क्या है? नेक्टर स्पेशल फूड है जो कि इंसेक्ट इसको खाता है, तो इसका भी फॉर्मेशन, तो ये भी बात बिल्कुल क्या है? गलत है, नहीं होता है। तो देखिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली, देखो वाटर लिली किस में होता है? ये एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहने वाला प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। लेकिन इसमें जो पॉलिनेशंस होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर, तो ये क्या है? तो हम लोग कहते हैं ये बिल्कुल, ये भी क्या है? तो हम लोग कहते हैं गलत है ना? कौन सा है? तो ये आपका क्या है? गलत है। तो ये वाटर पॉलिनेटेड नहीं होता, किससे होता है? ये इंसेक्ट से होता है। इसका पॉलिनेशन किससे होगा? ये इंसेक्ट इसको पॉलिनेट करता है। देखो मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। वेटिंग का मतलब होता है भीगना, वेटिंग का मतलब पानी में कोई डूब जाता है। तो इस तरह से सपोज ये क्या है? पोलन ग्रेन है। देखो इस तरह से ये पोलन ग्रेन है। इसी पोलन ग्रेन के अंदर ये इस तरह, देखो ये इस तरह से पोलन ग्रेन है और ये पोलन ग्रेन हुआ। देखो यहाँ पर पोलन ग्रेन हुआ और इसी पोलन ग्रेन को ये कौन सा? तो वैक्स। पोलन ग्रेन को कौन? ये वैक्स क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कहता है पोलन ग्रेन है ना, वेटिंग से बचाता है। ये भी करेक्ट है। देखो डी नंबर ऑप्शन, पोलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। सही बात है, कुछ हाइड्रोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट्स का मतलब ये जो वाटर में रहता है, किस में रहता है? वाटर में। तो उसको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो उसमें लॉन्ग रिबन लाइक क्या होता है? उसका पोलन ग्रेन देखिएगा ना इस तरह से, ये लंबा क्या होता है? ये इस तरह से लॉन्ग थ्रेड लाइक, है ना। और इसका एक एग्जांपल जोस्टेरा है। देखो जोस्टेरा ये एक्वेटिक प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है? एक्वेटिक प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट जो है जोस्टेरा, वहाँ पर क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं कि लॉन्ग और फिलामेंटस क्या होता है? रिबन लाइक इसमें होता है। ये भी करेक्ट है। तो सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। पानी उसको क्या करता है? कैरी करता है। पानी उसको क्या करता है? लेके जाता है। करेक्ट द चूज स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? ऑप्शन बिलो, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए बी सी डी एंड क्या होगा? ई होगा, है ना। अच्छा ये नॉट पॉलिनेटेड, सॉरी जी, ये क्या होगा? सही होगा। तो बी सी डी यानी नॉट पॉलिनेटेड, ये पॉलिनेटेड नहीं होता वाटर से। किससे पॉलिनेटेड होता है? ये इंसेक्ट से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। देखो 126, ये भी 11th क्लास से है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है, उसी का ये क्वेश्चन है। क्या कहता है? राइजोपस ये फंजाई है, राइजोपस फंजाई है। और इस फंजाई से क्या होता है? एक बीमारी होता है जिसको रस्ट कहते हैं। ये किस में होता है? वीट में होता है, वीट में होता है, राइस में होता है, मेज में होता है, जिसको रस्ट कहते हैं, लीफ में होता है। देखो दुखे स्टगालो, ये भी क्या है? ये भी फंजाई है, ये भी फंजाई है। और इस फंजाई से ये बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो सॉरी राइजोपस है, सॉरी एक सेकंड, ये राइजोपस है। जो राइजोपस है ये बेसिकली क्या होता है? फंजाई है। और राइजोपस से क्या होगा? तो हम लोग कहते हैं ये बीमारी नहीं, ब्रेड मॉल्ड्स,
क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड के ऊपर फुफुंदी लग जाता है, इसको फुफुंदी कहते हैं। ये फुफुंदी किसके वजह से हो जाता है, राइजोपस से हो जाता है। देखे स्टेलार्गो अगर देखे तो ये भी एक क्या है, फंजाई है, और इससे कौन सा बीमारी होता है, स्मट होता है। पक्सिनिया है, पक्सिनिया से रस्ट होता है। वीट और किस्म होता है, राइस होता है। एग्रीकस को हम लोग मशरूम कहते हैं, क्या बोलते हैं, मशरूम, जो कि एडेबल होता है। और अभी बहुत कल्चर डेवलप हो गया हिंदुस्तान में, नॉट ओनली हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में मशरूम का एक से एक आइटम बना के लोग खाता है ना। बहुत ही सुंदर सा इस तरह से अलग अलग तरह का ये मशरूम होता है ना। ये इस तरह से मशरूम होता है, जो मशरूम को क्या किया जाता है, खाया जाता है। तो देखो ऑप्शन 1 इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 127। तो क्वेश्चन नंबर 127 में दिया है हिंड 2। देखिए क्या नाम है, ये देखो हिंड 2। ये जो हिंड 2 है ये बेसिकली एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये 12th का क्वेश्चन है। और 12th का कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन क्या किया है, पूछा है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड है। सबसे पहले अगर डिस्कवर्ड हुआ एंजाइम वो किससे, तो हम लोग कहते हैं हिंड 2। किससे, तो देखो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई एक बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया से सबसे पहले इसको क्या किया था, आइसोलेट किया गया था। तो कहता है ये क्या कहता है, ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, कट करता है। देखो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आरई कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को प्यार से क्या बोला जाता है, आरई है। ये दो तरह से कट करता है। टू टाइप्स ऑफ इसका क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ कट्स होते हैं। एक होता है स्टिकी और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग ब्लंट कहते हैं। तो एक ब्लंट एंड में कट करेगा या तो स्टिकी एंड में ये कट करेगा। तो ये जो हिंड 2 है ये कैसा कट करता है, ये ब्लंट कट करता है। देखो ब्लंट किसको कहते हैं, मान लें कि इस तरह से डीएनए है, ये इस तरह से डीएनए है और यहाँ पर एंजाइम आया, और एंजाइम आने के बाद देखिए इस तरह से कट हुआ। देखो इस तरह से डीएनए है और ये कट हुआ, दूसरा ये इस तरह से कट हुआ। तो इसको हम लोग देखिए स्टिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ये स्टिकी एंड में ये कट हुआ। अगर ब्लंट का बात करते तो ये डीएनए है और इस डीएनए में कौन सा एंजाइम डालता, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला और ये डीएनए को कट कर दिया। किस में कट कर दिया, देखिए इस तरह से ये कट हुआ। तो इसको हम लोग ब्लंट एंड कहते हैं। क्लियर, कौन सा एंड बोलते हैं, तो ये ब्लंट हो गया। ब्लंट का मतलब होता है भोथर, स्टिक का मतलब होता है चिपकने वाला। ब्लंट का मतलब भोथर और स्टिकी का मतलब क्या होता है, चिपकने वाला। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ पर कट करता है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को जहाँ पर कट करता है वो बेसिकली कैसा होता है, तो हम लोग कहते हैं, याद रखना, वो स्पेशल सीक्वेंस होता है, उसी को रिकॉग्नाइज करता है और उसी को कट करता है। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जो कट करेगा, कट डीएनए कहाँ पर, इन अ स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक साइट दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन साइट कहा जाता है। जहाँ पे ये कट करता है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। अब देखो जो रिस्ट्रिक्शन साइट होता है ये हमेशा कैसा होता है, जो रिस्ट्रिक्शन साइट होगा इसमें देखो प्लेनड्रोमिक सीक्वेंस होता है। जैसे प्लेनड्रोमिक वर्ड होता है ना, प्लेनड्रोमिक वर्ड कैसे, जैसे देखो मलयालम, ये कौन सा वर्ड हो गया, प्लेनड्रोमिक वर्ड। इधर से पढ़ो MALAYALAM है, उधर से भी पढ़ो LAMAYA। एक प्लेनड्रोमिक वर्ड कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड साइट का जो सीक्वेंस होता है ATGC का, वो कैसा होता है, तो हम लोग कहते हैं प्लेनड्रोमिक होता है। तो हिंड सेकेंड का जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, देखो किसका, जो हिंड सेकेंड है, देखो हिंड सेकेंड, इसका जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, जो रिस्ट्रिक्शन
रिस्ट्रिक्शन साइट है, वो रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है, जीटी। देखो जीटी जीसी है ना, जीटी जीसी, और क्या होता है ये जीटी जीसी और एसी होगा। इधर से क्या होगा, जीटी, फिर क्या होगा जीसी, फिर क्या होगा ए सी हो जाएगा। देखो ये इस तरह से है, ये 5 प्राइम हो गया। देखो ये कौन सा 5 प्राइम, इधर कौन सा 3 प्राइम, फिर इधर कौन सा 3 प्राइम, फिर इधर कौन सा 5 प्राइम। देख रहे हो। तो अब अगर यहाँ पर आप देखिए तो देखो टोटल कितना हो गया। देखो ये एक बेस पेयर हुआ, ये भी 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 एक बेस पेयर हुआ, और ये भी एक बेस पेयर हुआ, ये भी एक बेस पेयर हुआ, ये भी एक बेस पेयर हुआ। देखो इसको 5 प्राइम से अगर पढ़ेगा जी टी जी सी ए सी हुआ, इधर से 5 प्राइम से पढ़ेगा जी टी जी सी, और क्या हो गया, तो सेम चीज आ गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जी टी जी सी ए सी हो गया, और उधर से भी जी टी जी सी क्या हो गया, ए सी हो गया। दोनों तरफ से पढ़ने पे एक ही जैसा प्लेनड्रोमिक। तो इसको अगर काउंट कीजिए तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, कितना बेस पेयर हो गया, टोटल 6 बेस पेयर हुआ। और ये बेसिकली ब्लंट एंड कट करता है। तो कहाँ पे कट करता है, तो देखो जी और सी के बीच, जी और सी के बीच ये क्या करेगा, कट करेगा। जब जी और सी के बीच कट करेगा तो देखिए किस तरह से हो जाएगा। देखो इस तरह से होगा। देखो जी टी और क्या होगा सी, नीचे क्या होगा सी ए और सी हो जाएगा। इधर क्या होगा सी ए और क्या होगा सी, नीचे क्या होगा जी टी और जी होगा। देखिए ये किस तरह से कट हुआ, ये जो कट हुआ ये कट हमेशा ब्लंट एंड, कैसा एंड, तो ब्लंट एंड कट करता है। तो देखिए क्वेश्चंस को क्या क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि जो हैंड टू हर पर्टिकुलर पॉइंट को कट करता है, तो जिस पॉइंट को कट करता है उसको रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिस्ट्रिक्शन साइट आरएस बोला जाता है। तो है ना, कॉल उसको रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। ये जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ कितना बेस पेयर होगा, 6 बेस पेयर होगा। टोटल उसमें 6 बेस पेयर होता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो क्वेश्चन नंबर 128, तो क्वेश्चन नंबर 128 है, क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। कौन सा फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। देखो ये जो फ्लावर है इसका सिमेट्री होता है। देखो फ्लावर है, फ्लावर का अगर हम लोग सिमेट्री का बात करें, फ्लावर का देखो सिमेट्री, जो फ्लावर का सिमेट्री है, फ्लावर का क्या है, देखो सिमेट्री, ये 2 तरह का सिमेट्री होता है। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, 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 और दूसरा आता है जिसको हम लोग जाइगो जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है इसको हम लोग बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है, सिमेट्री कहते हैं, है ना। और इसको जाइगोमॉर्फिक को, इसको हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल क्या बोला जाता है, इसको सिमेट्री कहा जाता है। देखो इसको रेडियल सिमेट्री कहा जाएगा, रेडियल, देखो सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। यानी रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, जैसे देखो इस तरह से फ्लावर है, तो इस फ्लावर को इससे बांट को तब 2 बराबर भाग में, अगर इस फ्लावर को इस तरह से बांटो तो 2 बराबर भाग में, इस फ्लावर को इस तरह से बांटो तब भी 2 बराबर भाग में, इससे बांटो तब भी 2 बराबर भाग में, तो उसको क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है। और एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा, तो मान ले कि देखिए ये फ्लावर है, इसको सिर्फ एक ही प्लेन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही प्लेन में 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं, तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में क्या है,
एक्टिनोमॉर्फिक, तो जो एक्टिनोमॉर्फिक है वो आपका कौन सा होता है, तो हम लोग कहते हैं धतूरा। इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए एक्टिनोमॉर्फिक का हम लोग CMD कहते हैं। C4 क्या होता है, देखो ये चिली होता है ना। M4 क्या होता है, मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड होता है। और D4 क्या होता है, ये धतूरा होता है, ये धतूरा। ये सब जो है पायसम, ये पायसम का मतलब P है, और P आपका क्या होगा, जो पायसम P है ये P बेसिकली क्या होगा, ये जाइगोमॉर्फिक होगा, ये भी जाइगोमॉर्फिक। और केसिया ये भी क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। और सिस्बेनिया ये भी क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक। तो आंसर इसका क्या हो गया, जिसका आंसर है वो आंसर हो गया धतूरा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो क्वेश्चंस कौन सा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 को अगर आप देखें तो कहता है कि ये बेसिकली किसका पार्ट है, क्लास 12 से पूछा गया है। और क्लास 12 में बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है, इसी बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से इस क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो देखो टाइप ऑफ कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन किसका करना है, वाइल्ड लाइफ का करना है। किसका करना है, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन, है ना। इन विच थ्रेटन स्पीसीज, देखो कौन सा स्पीसीज, थ्रेटन स्पीसीज। कोई स्पीसीज होगा जिसको आदमी बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है तो उसको हम लोग थ्रेटन स्पीसीज कहते हैं। तो थ्रेटन स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। देखो जहाँ जंगल में रहता था वहाँ से उसको क्या करना है, टेकन आउट करना है, उससे बाहर निकाल लेना है। प्लेस कहाँ पर, स्पेशल, देखो सेटिंग, एक स्पेशल सेटिंग बना लीजिए, वहाँ पे उसको रखिए। वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड, है ना, गिवन स्पेशल केयर, उसको प्रोटेक्ट करना है। स्पेशल केयर तो उसको कहते क्या है, राजगीर घूमने का मौका मिला होगा तो वाइल्ड लाइफ सफारी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जहाँ पर ये क्या करता है कि एनिमल्स को वहाँ पर रखा जाता है। वो चीता को, भालू को, अदर एनिमल्स को, बर्ड्स को, सबको वहाँ प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तो वहाँ पर जब प्रोटेक्ट करते हैं तो दो तरह का आता है, एक होता है इन सीटू, डायरेक्ट वहीं पे, बात समझे तो उसको क्या बोलते हैं। लेकिन ये इन सीटू तो नहीं है, ये निकाल कर कहीं और में यानी जू में लाके इसको प्रिजर्व कर रहा है, जू में लाकर इसको क्या कर रहा है, सेव करके रख रहा है। तो ये इन सीटू नहीं होगा, ये होगा क्या, है ना, ये क्या हो गया, एक सीटू होगा ना, जू में लाके रख रहा है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये क्या होगा, सही बात है। इससे आप बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ को आप क्या कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, खत्म होने से, विलुप्त होने से। कहता सेमी कंजर्वेटिव मेथड, नहीं ये सेमी कंजर्वेटिव नहीं है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बेसिकली क्या है, कहता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि ऐसा प्रोसेस जो आज भी यूज करे और हमारा आने वाला जनरेशन भी उसको यूज करे, तो उसको हम लोग सस्टेनेबल क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आज 129 क्वेश्चंस तक आपके सामने डिस्कस किया, अच्छे से समझाया। तो इसको पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो वो भी कीजिएगा। जय हिंद। आज का सेवा यहीं पे समाप्त। थैंक यू।